वो साया कोई और नहीं अजय था। वो दोबारा लॉरी किट से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी और वो खुद से ही बोला, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ घर में नहीं है तो फिर उनके कमरे की लाइट किसने ऑन किया? उफ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का अफेयर चल रहा है, ये पता लगा रहा हूँ। बॉस भी ना, उनके दिमाग में क्या चलता है पता ही नहीं लगता है। अपने इन्फॉर्मर से पूछना पड़ेगा कि दोनों मियाँ बीवी कहाँ गायब हो गए। तभी उसे लगा कि कुछ तो है जो उससे छूट रहा है, पर क्या? कौन हो सकता था जो अर्थ के कमरे में गया था? जहाँ तक उसे पता था कोई नहीं जाता था। अर्थ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में जाए और उसके सामान को टच भी करे। उसका मन कर रहा था कि सिंह मेंशन में घुसकर देख ले कि अर्थ के कमरे में कौन सा खजाना है। उसे तो कयामत पर गुस्सा आ रहा था कि बेचारे अर्थ के पीछे क्यों पड़ा है। उसे तो अर्थ इनोसेंट, सिली और क्लीन हैंडेड लगता था। उसे तो अहम को मारना भी बेवजह ही लगता था, और अब अर्थ को भी। ठीक है, स्टेप ब्रदर्स है, पर कौन सा वो दोनों उसकी प्रॉपर्टी में हक मांगने आ रहे हैं या फिर मिसेस दक्षा राय पर हक जता रहे हैं? फिर भी वो बेवजह ही पीछे पड़ गए थे। वो खुद से बोला, बॉस ना जरूर पागल हो गए, मतलब हद है। इनको बेवजह अर्थ कुणाल सिंह को मारकर पता नहीं कौन सा मजा आने वाला है। बेचारे ने किया ही क्या है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ उनके ऑर्डर मानने के सिवा। रात को सब लोग अपने घर में सोते हैं और मैं यहाँ पर उल्लू की तरह जाग रहा हूँ। अब वो पुलिस की नजरों में आ गए हैं, उसमें भी उन्हें लगता है कि इसकी वजह सिंह फैमिली है। सिंह फैमिली ना होकर तो कोई अंतर्यामी है जिन्हें पता होगा कि राय फैमिली गैर कानूनी काम करते हैं। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसने अपना फोन निकाला और एक लंबा मैसेज लिखकर किसी को सेंड कर दिया और कुछ ही देर में जवाब भी आ गया। वो बोला, जब अर्थ के कमरे में कोई गया ही नहीं तो उसके कमरे की लाइट ऑन किसने किया? उसके भूत ने या फिर उसके कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में कोई भूत घूमता है? आखिर हो क्या रहा है? उसने लॉरी किट से अपने सिर को मारा क्योंकि कयामत ने अर्थ को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि अर्थ अभी है कहाँ। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आव्या मल्होत्रा नहीं है, और अर्थ को भी अब पता चल गया है कि उसकी बीवी आव्या मल्होत्रा नहीं है। अब उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन थी कि अर्थ है कहाँ, और वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। इस वक्त राय मेंशन में सब लोग सो चुके थे, बस वही भटकती आत्मा की तरह अपने कमरे में भटक रहा था। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिमाग खटका क्योंकि उसने तो दरवाजा बंद किया था, फिर दरवाजा कैसे खुला? उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, पर अफसोस उसे जोर से किक पड़ी और वो फर्श पर गिर गया और गन लोड होने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर सिर घुमाकर देखा तो वही साया था जो अर्थ के कमरे में गया था। वो खड़ा था, उस साई ने अपने गन कयामत पर पॉइंट कर रखा था और उसकी फिंगर ट्रिगर पर थी। मतलब कयामत जरा भी हिलता तो वो साया उसे मारने में वक्त नहीं लगाता। कयामत ने उस साये को देखा। उस साये ने डार्क ब्लैक कलर के कपड़े और हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन रखे थे। पैरों में ब्लैक रंग के हैवी जूते थे। उसने सिर पर ब्लैक कलर का फेडोरा हैट और चेहरे पर एक काले रंग का मास्क पहन रखा था, जिसने पूरे चेहरे को कवर कर रखा था। बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। फिलहाल वो साया काफी गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर कयामत बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो साया कितने साल का हो सकता है, औरत है या फिर आदमी, लेकिन पर्सनालिटी से उसे आदमी ही लग रहा था। उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स देखकर कयामत को लग रहा था कि शायद वो कोई 30-32 साल का ही होगा, और उसे उसकी कद काठी अर्थ की तरह नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वो अर्थ ही हो, लेकिन कयामत सबसे ज्यादा हैरान इस बात से था कि वो राय मेंशन में घुसा कैसे। इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी वो अंदर आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। वो साया गुस्से में बोला, अर्थ कुणाल सिंह से दूर रहो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ में आई बात? कयामत ने जब उसकी आवाज सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि वो आवाज अर्थ की नहीं थी, और उसे आवाज से अंदाजा हो गया कि वो आदमी 30-32 साल का नहीं बल्कि 50 या फिर 55 साल का होगा। कयामत उसकी नजरों से बचते हुए अपने हाथ को अपने कमर के पीछे ले जाने लगा, लेकिन वो साया उससे ज्यादा चालाक था। उसने कयामत के कंधे पर गोली चला दी और दूसरी गोली सीने पर। कयामत दर्द से तड़प उठा और धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगी और फिर कुछ ही मिनट में वो बेहोश हो गया। उस साये ने अपना गन अपने पास रखा और वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कयामत के बॉडीगार्ड भागते हुए उसके कमरे की तरफ आए और जल्दी से अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि कयामत फर्श पर पड़ा हुआ था और वहाँ खून फर्श पर बह रहा था। उन्होंने जल्दी से कयामत को उठाया और हॉस्पिटल ले गए और बाकी बॉडीगार्ड सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए गए और बाकी के लोग पूरे घर में छानबीन करने लगे। जब दक्षा और राय साहब को ये बात पता चली वो लोग एकदम परेशान हो गए। दक्षा तो डर से कांपने लगी, जैसे उसे पता हो कि ऐसा कौन कर सकता है। राय साहब उन्हें देखकर बोले, क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रही है? ये सुनकर दक्षा होश में आई और बोली, कुछ नहीं है, वो कयामत, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। वो ये बात बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। अगर वो बता देती तो उनका सालों से दफन राज बाहर आ जाता, पर वो जानती थी कि अगर राय साहब को उस पर शक हो गया तो ज्यादा दिन तक वो अपना राज नहीं छिपा पाएगी और बहुत जल्दी राय साहब को पता चल जाएगा कि कयामत को जिसने नुकसान पहुंचाया है वो दक्षा से ही रिलेटेड है। और दक्षा का सोचना बिल्कुल सही था। राय साहब को ये वजह बिल्कुल भी नहीं लगी कि इस कारण से दक्षा इस कदर डरी हुई है, वरना उन्हें भी पता था कि दक्षा कितनी खतरनाक है, पर उन्होंने उनसे ज्यादा अपने बेटे को इंपॉर्टेंस देना जरूरी समझा, जो फिलहाल गोली लगने और खून ज्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो गया था। हैरानी उन्हें भी हो रही थी कि उनके घर में घुसकर किसी ने उनके बेटे पर गोली चला दी और किसी को पता भी नहीं चला कि कोई उनके घर में घुस गया है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो कयामत के होश में आ जाने के बाद उनसे जानना चाहते थे कि वो कौन था जिसने उस पर गोली चलाई। जब ये बात अजय को पता चली तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। वो मन में बोला, बॉस को गोली मारकर चला गया और किसी को पता ही नहीं चला। स्ट्रेंज, मुझे तो लगता था कि बॉस बहुत चालाक है।
उन्हें किसी ने पीछे कर दिया। जो भी हो, अब कम से कम अपनी तारीफ करना तो बंद कर देंगे और कुछ टाइम के लिए बेवजह किसी को मारना छोड़ देंगे। वहीं अभी के अपार्टमेंट में अचानक से अभी का फोन रिंग करने लगा। अभी ने नींद में ही साइड टेबल से फोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। साइड टेबल पर बहुत देर तक अपना हाथ इधर उधर करने के बाद आखिर उसके हाथ उसका फोन लग ही गया। उसने फोन पकड़ा और फिर अपनी आंखें खोली और देखने के लिए जैसे ही करवट बदलना चाहा, उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अभी ने अपनी कमर पर देखा और अपनी बगल में देखा तो अर्थ ने टाइटली उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ रखा था और मुंह के बल सोया हुआ था। अभी ने उसका हाथ हटाया और उठकर बालकनी की तरफ चले गए। उससे पहले उसने ग्लास डोर ओपन किया और फिर बालकनी में खड़ी होकर कॉल रिसीव किया। कॉल उत्साह का था। उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से अभी जो उठने के बाद भी नींद में थी, उसकी नींद पूरी तरह से उठ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी ने फोन रखा और वो बालकनी में इधर उधर चलने लगी। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ तो वो अंदर आ गई और बेड पर देखने लगी जहां अर्थ सुकून की नींद सोया हुआ था। अभी के कहने पर ही उत्साह और निमित ने अंतरा को किडनैप किया था और अंतरा ने बहुत कोशिश के बाद उन्हें कयामत के बारे में बताया, पर उत्साह और निमित ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, बल्कि वो दोनों राय मेंशन पर नजर रख रहे थे और उन्होंने राय मेंशन में एम्बुलेंस आते हुए देखा। वो दोनों भी एम्बुलेंस का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचे और स्ट्रेचर पर लेटे कयामत का चेहरा देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। उत्साह ने यही इन्फॉर्मेशन अभी को दी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अर्थ होगा, लेकिन अभी सबसे ज्यादा शॉक थी क्योंकि अर्थ तो उसके साथ था। वो सोच रही थी कि शायद वो उसका जुड़वा भाई हो सकता है, लेकिन अर्थ ने अहम की तस्वीर दिखाई थी और उनमें काफी डिफरेंस था। लेकिन जब उसने दूसरी साइड से सोचा तो उसे समझ आया कि कयामत ने जरूर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। आज के जनरेशन में ये आम बात हो गई थी। अर्थ के जैसा ही चेहरा बनवाने का रीजन जानने के बाद सोच कर ही उसका दिमाग फटने को तैयार था। दोनों सेम एक ही कॉपी थे। अगर किसी दिन अर्थ को उसने फंसा दिया तो वो क्या करेगी? वो बेड पर अपनी साइड बैठ गई और अर्थ को देखने लगी जो इन सब से बेखबर सो रहा था। अभी जल्द से जल्द इस मिशन को खत्म करना चाहती थी, पर यहाँ वो और ज्यादा उलझती जा रही थी। अभी के सामने अब कयामत नाम की टेंशन थी जो बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता था। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो सीधे ओमकार जी से पूछ ले कि राय साहब के साथ उनकी कौन सी पर्सनल दुश्मनी है। अगर वो फिर भी नहीं बताते हैं तो वो खुद ही पता लगा लेगी। उसे तो अब ऐसे लग रहा था कि उसे जानबूझकर जेपी सर ने ओमकार जी के साथ मिलकर अर्थ से शादी करने के लिए ट्रैप किया गया था। उसने उत्साह को मैसेज कर दिया था कि उस पर नजर रखे। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके अब तक के मिशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी क्योंकि पहले के मिशन में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी थी। उसकी लैंग्वेज में वो प्रॉब्लम उसका हस्बैंड और इन लॉज थे। वो बेधड़क कहीं भी नहीं जा सकती थी। उसे किसी को पता भी नहीं लगने देना था। वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसे अपने बाकी के टीम मेंबर पर डिपेंड रहना पड़ रहा था और ऊपर से उसका सिली हस्बैंड उसके पीछे पीछे कहीं भी टपक जाता था। वो सोच में गुम थी कि अर्थ नींद में ही अपना हाथ अभी के साइड में इधर उधर करने लगा। जब उसे लगा कि अभी नहीं है, वो एकदम से उठ गया जैसे उसकी बीवी भाग गई हो और उसने अभी को ऐसे ख्यालों में गुम देखा तो चैन की सांस ली और वो भी उठकर उसके पास बैठ गया। पर अभी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ। अर्थ ने बहुत देर तक वेट किया। फिर उसने अभी का कंधा थपथपाया। तब जाकर अभी को होश आया और उसने अर्थ को देखा। अर्थ बोला, नींद नहीं आ रही है? ऐसे भटकती आत्मा की तरह जाग क्यों रही हो? एनी प्रॉब्लम? मुझे बता सकती हो। आई एम योर हस्बैंड, मुझसे शेयर करो। अभी बोली, कुछ नहीं, हेडेक हो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अर्थ बोला, उठाना चाहिए था ना। आई विल गिव यू हेड मसाज, यू विल फील बेटर। अभी उसे देखने लगी तो अर्थ बोला, मुझे आता है हेड मसाज करना, ऐसे मत देखो, आई एम वेरी टैलेंटेड, बताया था ना। डैड वैसे भी कहते हैं हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। चलो आओ नीचे बैठ जाओ। अभी बोली, इट्स ओके, प्लीज यू स्लीप, नो नीड टू वरी। वो उठकर जाने लगी कि अर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती नीचे बिठाया और बोला, जिद मत करो, बैठो, मैं कह रहा हूँ ना, सबको ऐसे हस्बैंड नहीं मिलते। यू आर लकी बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। फिर वो अभी के बालों की चोटी खोलने लगा और खोलने के बाद मसाज करने लगा। अभी चुपचाप बैठी रही और उसे अच्छा भी लग रहा था और धीरे धीरे नींद आने लगी और आधे घंटे बाद वो सो गई थी। अर्थ ने उसे कोई रिएक्ट करते नहीं देखा तो वो अभी को देखने लगा। अभी सो गई थी। वो मुस्कुराया और उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाने के बाद उसके सिर को सहलाया और खुद रूम से बाहर निकल गया। सिटी हॉस्पिटल। कयामत के बॉडी से दोनों बुलेट निकाल लिया गया था, लेकिन वो अब भी बेहोश ही था। उसके बॉडीगार्ड्स और अजय उसके वीआईपी वार्ड के बाहर थे। अजय ने दक्षा और राय साहब को समझाकर वापस घर भेज दिया था। तभी डॉक्टर आए और उसके वार्ड के अंदर गए। डॉक्टर ने मास्क लगा रखा था। वो अंदर जाकर कयामत को घूरने लगे, फिर अपने कोट की पॉकेट से एक छोटी शीशी निकाला और उस शीशी के अंदर के लिक्विड को इंजेक्शन में इंजेक्ट कर कयामत को इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद एक नजर डालकर बाहर चले गया। अजय बोला, डॉक्टर कब तक होश आएगा उन्हें? डॉक्टर ने जवाब दिया, मॉर्निंग में आ जाएगा, डोंट वरी। वो चले गए। उन सबको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि वो डॉक्टर नकली था और उसने अंदर जाकर क्या किया है। वो डॉक्टर सीधे लिफ्ट में गया और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के बाहर था। उसने हॉस्पिटल को देखा, उसकी आंखें मुस्कुरा उठी और वो पार्किंग एरिया में चला गया और एक ब्लैक BMW के पास जाकर बैक सीट का डोर खोला और बैठ गया और कार चल पड़ी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। वो कार सड़क में चल रही थी और अंदर म्यूजिक चल रहा था। सुबह। अभी की आंखें खुली। उसने साइड टेबल पर रखा डिजिटल वॉच देखा, 7 बज रहे थे। उसने अपने बगल में देखा, अर्थ नहीं था।
तभी अर्थ उसके लिए कॉफी का कप लेकर आया। अभी बोली, तुम कब उठे? अर्थ बोला, मैं बहुत पहले उठ गया, तुम सो रही थी इसलिए नहीं उठाया। फिर अभी बाथरूम में चली गई। फिर वो फ्रेश होकर नहा धोकर आई और वो ऐसे बाथरूम में ही रूम से बाहर जाने लगी। अर्थ जो लैपटॉप लेकर काम कर रहा था वो जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, ऐसे ही बाहर जा रही हो? क्यों? अभी बोली, मुझे अपने लिए चाय बनानी है। अर्थ बोला, मैं बनाकर लाता हूँ, जाओ कपड़े पहनो, ऐसे कैसे जा सकती हो, जाओ। अभी ने उससे बहस नहीं की और जाने लगी। अर्थ खुद से ही बोला, बाहर 3 आदमी हैं, उनके सामने ऐसे कैसे जा सकती है? अभी ये सुनकर हैरान रह गई और उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी। वो बोली, क्या बोले जा रहे हो? अर्थ बोला, चेंज क्लोथ्स फर्स्ट एंड पुट ऑन क्लोथ। उसने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। अभी ये सुनकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अर्थ बोला, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, जाओ कपड़े बदलो, तुम ऐसे बाथरूम में ही कमरे से बाहर नहीं जा सकती। अभी चिढ़कर बोली, ओह दिस किड। ये सुनकर अर्थ बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किड कहने की, और सीधे कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। वो चला गया। अभी ने अपना सर झटका, फिर कबर्ड की तरफ चल पड़ी। कबर्ड का डोर ओपन किया और अपने कपड़े निकालने लगी। अब उसके कबर्ड में अर्थ के कपड़े भी हैंगर में लगे हुए थे। तभी उसकी नजर किनारे पर रखे व्हाइट कोट पर पड़ी। उसने उसे निकाला और देखते हुए बोली, ये तो किसी डॉक्टर का कोट है, पर ये मेरे कबर्ड में क्या कर रहा है? ये अंकिता का तो नहीं लग रहा है, फिर किसका है? वो उलट पुलट कर देखने लगी। तभी उसे लगा कि उस कोट के पॉकेट में कुछ है और उसे पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाला। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी, जिसे देखकर अभी हैरान रह गई। वो बोली, ये तो किसी ड्रग की शीशी लग रही है, पर ये कोट किसका है और मेरे कबर्ड में कहां से प्रकट हो गया? एक मिनट, कहीं अर्थ का तो नहीं? पर वो तो बिजनेसमैन है, डॉक्टर नहीं है, पर ये आया कहां से? उसे काफी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तब तक अर्थ उसके लिए चाय लेकर आया और जब उसकी नजर अभी के हाथों पर पड़ी, जिसमें वो व्हाइट कोट और वो शीशी थी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। पर उसने जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन ठीक कर लिए और अनजान बनते हुए बोला, तुम डॉक्टर हो? ये सुनकर अभी ने उसे देखा। अर्थ बोला, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर का व्हाइट कोट है इसलिए पूछा। अभी क्या ही कहती, उसे तो खुद ही नहीं पता था कि वो कोट टपका कहां से है। उसने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, वही जिसे नितिन पसंद करता है, वो डॉक्टर है। ये सुनकर अर्थ बोला, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, मैंने चेंज करने के लिए कहा था ना। अभी बोली, जा रही हूँ। उसने वो शीशी वापस उसी कोट के पॉकेट में रख दिया और उस कोट को कबर्ड के अंदर रखकर बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। अर्थ ने चाय का कप कॉफी टेबल पर रखा और फिर जल्दी से कबर्ड के पास गया और कबर्ड ओपन करके उस कोट को पकड़ा और बोला, शिट, मैंने इसे यहीं रख दिया जल्दबाजी में, उफ क्या बेवकूफी वाला काम किया है। तभी अभी ने बाथरूम से आवाज लगाई, अर्थ मैं टी शर्ट लाना भूल गई हूँ, लाकर मुझे दे दो प्लीज। अर्थ ने कोट को वापस रख दिया और अभी का एक टी शर्ट हैंगर से निकाला और बाथरूम के डोर के पास जाकर बोला, ये लो। फिर अभी ने डोर खोला और अपना हाथ बाहर निकाला। अर्थ ने उसके हाथ में टी शर्ट पकड़ा दिया। अभी ने अपना हाथ अंदर खींचा और डोर बंद कर दिया। अर्थ मन में बोला, अगर कोट को मैंने गायब किया तो आव्या को सच में शक हो जाएगा, रहने देता हूँ, वैसे भी मुझ पर उसे शक हो ही नहीं सकता और मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चेंज करके बाहर आई और अर्थ की पीठ से उसका सिर टकरा गया। अर्थ पीछे पलटा और बोला, देख कर चलो, तुम यहाँ कुतुब मीनार की तरह खड़े क्यों? अब तुम बाथरूम के बाहर चौकीदारी भी करने लगे? अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंतरा नहीं हूँ। अभी अपने माथे को मलते हुए बोली, अब वो बीच में कहां से आ गई? मैं कोई चौकीदारी नहीं कर रहा हूँ, बस खड़ा था। अब चाय पी लो, ठंडी होने पर मुझे ब्लेम मत करना। अर्थ उसे जवाब देते हुए बोला। अभी जल्दी से कॉफी टेबल की तरफ बढ़ गई। हॉस्पिटल में कयामत के वार्ड में डॉक्टर और नर्स भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि अचानक से कयामत की तबीयत खराब हो गई थी। अजय, दक्षा और राय साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उत्साह और निमित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखकर दक्षा बोली, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी मिसेस राय, कल तक तो वो ठीक थे, अचानक से वो लंबी बेहोशी में चले गए, कब होश आएगा कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। दक्षा बेहोश ही हो गई। उत्साह और निमित जो डॉक्टर के भेष में थे, उत्साह बोला, ऐसा क्या बम फोड़ दिया डॉक्टर ने जो डुप्लीकेट की अम्मा सीधे क्लीन बोर्ड हो गई? निमित बोला, आई डोंट नो, अब मैं इंसान हूँ यार, भगवान नहीं, ना ही मेरे पास 100 मीटर दूर का सुनने की कोई पावर है जो सुनकर बता सकूं कि डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि डुप्लीकेट की अम्मा बेहोश हो गई। जो भी कहा होगा, खुशी की बात तो बिल्कुल नहीं कही होगी। उत्साह कुछ सोचकर बोला, यू आर राइट, पहले क्या हम कम उलझे हुए थे, जो अब ये चीफ के पतिदेव का डुप्लीकेट भी प्रकट हो गया। मतलब अब ऐसा हो गया है, हर मोड़ पर नया कैरेक्टर आ रहा है। पहले वो मिस्टर क्या कम था, जो अब ये कयामत नाम की चीज आ गई है, वो भी बिल्कुल अर्थ कुणाल सिंह के जैसे दिखने वाला। इसे क्या अपना चेहरा पसंद नहीं आया, जो उसके चेहरे जैसा अपना चेहरा बनवा लिया? और क्या सोचकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी? मेरा तो मन करता है कि जाकर सिंह फैमिली वालों से पर्सनली पूछूं कि राय फैमिली वालों से ऐसी कौन सी बरसों पुरानी दुश्मनी है जो उस घर के एक पागल बेटे ने अपना चेहरा ही उनके घर के बेटे जैसा बनवा लिया। निमित को भी उत्साह की बातों में पॉइंट लगा, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिंह फैमिली और राय फैमिली के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है। वो बोला, ये मिशन इतना उलझता जा रहा है ना, पूछो मत, ना इसका सिर मिल रहा है ना इसका पूंछ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भूल भुलैया में फंस गए और रास्ता खोज रहे। मिशन कम, भूल भुलैया ज्यादा लग रहा है। एक चीज सॉल्व करो तो दूसरा प्रकट हो जाता है।
अच्छा खासा मिनिस्टर को लपेटा था, वो भी बच निकला। उत्साह बोला, डोंट वरी, सबको लपेट लेंगे। मिशन खत्म होने के बाद मैं पर्सनली सिंह फैमिली वालों की खबर लूंगा। सबसे ज्यादा तो इन लोगों ने ही दिमाग खराब कर रखा है। वो ओमकार सिंह और उसका भाई तेज सिंह, पता नहीं कौन सा राज दफन किए बैठे हैं, जो खोलने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो उन दोनों भाइयों पर भी फुल डाउट है। मुझे तो पूरा खानदानी गड़बड़ घोटाला लगता है, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई बताने वाला तो है नहीं। पता लगा रहे हैं तो अभी तक पता नहीं चला है। दोनों कयामत को क्या हो गया है ये पता लगाने के लिए उस डॉक्टर के पीछे चले गए। वहीं एक सुनसान सड़क पर वो साया अपनी कार के बोनेट पर टेक लगाए खड़ा था और किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक काली कार आकर रुकी और उससे अर्थ बाहर निकल कर आया। वो बोला, अगर आपने उस पर गोली चला ही दिया था तो जिंदा क्यों छोड़ा? जान से ही मार देते। अधमरा करने की क्या जरूरत थी? कहीं आपने इसलिए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा कि वो उस औरत का बेटा है जो मेरी भी माँ है? आपको पता है ना वो कितना बड़ा साइको है, बेवजह ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं उसको हमें मारकर कौन सा परम सुख मिलने वाला है। वो साया बोला, तुमने वैसे भी उसे वो ड्रग दे दिया है जो उसके लिए मौत से कम नहीं है। वो पागल लड़का तुम्हारी शक्ल लेकर सिंह फैमिली में घुसने का सोच रहा है। वैसे भी मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, बस उसे वार्निंग देने का था। अर्थ बोला, जैसे कि वो अच्छे बच्चे की तरह आपकी बात मान लेता। वो एक नंबर का साइको है जो मेरी तरह अपनी शक्ल बनवा सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, आप सोच भी नहीं सकते। वो साया बोला, वो तुम्हारा सौतेला भाई है। अर्थ झुंझलाते हुए बोला, मैं क्या करूं? वो मेरा सौतेला भाई है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसे भी हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो खुद ही जबरदस्ती हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वो साया बोला, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। फिलहाल तुम्हारी बीवी, तुम्हें नहीं लगता वो काफी मिस्टीरियस है? तुम अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। क्या पता वो भी तुम्हारी माँ की तरह निकले। अर्थ ये सुनकर बोला, हाँ वो मिस्टीरियस है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो दक्षा की तरह नहीं है। उसके इंटेंशन मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के नहीं है। मेरे लोग शिमला पहुंच गए हैं क्योंकि डैड एक मीटिंग के सिलसिले में 2 महीने पहले शिमला ही गए थे, और वैसे भी उसे डैड ही लेकर आए हैं, तो वो गलत हो ही नहीं सकती। ये सुनकर वो साया नाराजगी भरे टोन में बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे डैड तो भगवान हैं जो कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमेशा से सही रहते हैं। भूलो मत, आखिर सारी फसाद की जड़ तुम्हारे डैड और तुम्हारे चाचा ही है। अर्थ ने उसे देखा और उसकी नाराजगी को समझते हुए बोला, आप उन्हें माफ क्यों नहीं करते थे? कब तक उनसे नाराज रहेंगे? उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो साया बोला, मैं इंसान हूं, कोई भगवान नहीं, समझे? और तुम्हें अपनी बीवी पर नजर रखने की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रात को चैन की नींद सोने की बजाय जाग कर अपनी बीवी पर नजर रखनी चाहिए? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसे गोली कैसे लगी? अर्थ बोला, मैंने पूछा था, उसने नहीं बताया और बताने से मना कर दिया। अगर उसे ज्यादा फोर्स करता तो उसे मुझ पर शक हो जाता, इसलिए नहीं पूछा। और वैसे भी ऑफिस के काम से थका रहता हूँ और कितनी देर तक सोने का नाटक करता रहता, नींद आ जाती है। और वैसे भी मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा कि वो कोई गलत काम करके आ रही है, और मुझे उससे कोई खतरा भी नहीं लगता। वो साया बोला, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है और उस पर इतना भरोसा, जैसे उसे 1 हफ्ते से नहीं बल्कि सालों से जानते हो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। इंसान के कई चेहरे होते हैं जो वो छुपा कर रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम खुद को ले लो, तुमने अपने किरदार को पूरी तरह से छुपा कर रखा है। खुद अपनी फैमिली को बेवकूफ बना रहे हो। अंतरा को गर्लफ्रेंड भी इसलिए बनाया ना, ताकि कयामत तक पहुंच सको। तुम अंधेरे में छिपकर खेल खेल रहे हो और मुझे तुम्हारी बीवी पर यकीन नहीं है। अर्थ अब बार बार आव्या का नाम बीच में लाने से चिढ़ गया। वो बोला, मैंने आपको अधिपत्य सहानी और आगमन की फोटो सेंड की थी, उनके बारे में आपने पता लगाया? वो साया बोला, किसी के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई जादुई चिराग है जहां से एक जिन निकलेगा और कहेगा जो हुक्म मेरे आका, और मैं उससे कहूंगा कि इन दोनों के बारे में पता लगा कर बताओ। मुझे तुमने रात को ही फोटो सेंड की है। तुम तो किसी के बारे में पता लगाना मैगी बनाने जैसा समझ रहे हो। खुद तो अपनी बीवी के बारे में पता लगा नहीं पा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो। वो अधिपत्य सहानी बिल्कुल तुम्हारे भाई का फोटो कॉपी है। तुम्हें क्या लगता है? अर्थ ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और जलाकर अपने होठों से लगाया। वो साया बोला, क्या तुम्हें नहीं पता स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं है? तुम्हें मरना है क्या? अर्थ सिगरेट का एक कश लेकर धुआं छोड़ते हुए बोला, मैं हमेशा सिगरेट नहीं पीता हूँ, ना ही रोज पीता हूँ। वो तो मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए एक कश ले रहा हूँ। हाँ वो अधिपत्य बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखता है और मुझे शक है कि वो मेरा भाई ही है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरा भाई है। वो साया बोला, तुम्हारा भाई मर चुका है। अर्थ बोला, उसकी बॉडी नहीं मिली थी। वो साया भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, अच्छा अगर वो तुम्हारा भाई है तो वो तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा है? उन दोनों की शक्ल मिलती है और इस लड़के को देखकर लगता है ये कोई सुपर मॉडल है। इसके कपड़े देखो, इतने स्टाइलिश कपड़े पहन रखे हैं। इसका हेयर स्टाइल भी अलग है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, जमीन और आसमान का फर्क है। अर्थ बोला,
हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। वो साया बोला, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जो उसकी याददाश्त चली जाएगी। वो तुम्हारा भाई नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पता लगाया है। ये अभी एक गेमिंग कंपनी में काम करता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली क्योंकि कंपनी किसी को भी अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं देती है। अर्थ बोला, आपने अपने कनेक्शन का यूज नहीं किया। वो साया बोला, अब मैं इसके लिए भी अपने कनेक्शन का यूज करूं? पता लगाने के लिए मेरे लोग हैं और जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये लोग भी तुम्हारी बीवी की तरह एलियन हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम अपनी बीवी के बारे में पता लगाओ, मैं इन दोनों के बारे में पता लगा लूंगा। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारी बीवी को शक हो जाए। अर्थ बोला, वो ऐसा नहीं करती। उस साये को अचानक याद आ गया। वो बोला, अंतरा और सौरभ कश्यप दोनों गायब हैं। ये सुनकर अर्थ उसे देखने लगा। वो साया बोला, ये काफी हैरानी की बात है। सौरभ कश्यप उस दिन से गायब है जिस दिन अंतरा का बर्थडे था और अंतरा कल से। अर्थ ने कुछ नहीं कहा। वो साया बोला, मुझे तुम्हारी वाइफ पर शक है। अर्थ चुप रहा और कुछ सोचकर बोला, ओके। फिर अर्थ ने सिगरेट फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। और वो साया उसे तब तक देखता रहा जब तक अर्थ की कार उसकी आंखों से ओझल नहीं होगी। फिर वो साया भी अपनी कार में बैठकर चला गया। अभी के अपार्टमेंट में अभी को कयामत के बारे में पता चल गया था और अब उसे अर्थ पर शक हो रहा था। डॉक्टर का कोट और वो मेडिसिन की शीशी पर अर्थ के बचकानेपन को देखकर अभी का दिल नहीं मान रहा था और दिमाग की सुई अटकी हुई थी। उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी भी देख लिए, उसे कोई क्लू नहीं मिला। आगमन भी मिस्टर सक्सेना पर नजर रखने चला गया था और अधिपत्य अपनी गेमिंग कंपनी चला गया था जहां काम करता था। अभी खुद से बोली, अभी अर्थ बेवकूफ टाइप का है। वो ऐसा क्यों करेगा जो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बेवकूफ बन रहा था। उसने दोबारा अपना ध्यान लैपटॉप पर लगाया। वो हॉस्पिटल की फुटेज देखने लगी। अभी लगभग 3 घंटे से लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। अब तो उसकी आंखें भी दर्द कर रही थी, जैसे उसकी आंखें भी कह रही हो, अब बस भी करो, अपनी आंखें खराब करवानी है क्या? कितनी देर से लैपटॉप में घुसी हुई हो, हमारी भी चिंता कर लो। अभी ने लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि उससे अब और आगे नहीं देखा जा रहा था। ऊपर से उसकी आंखें भी दर्द कर रही थी। वो अपना चश्मा लगाना भूल गई थी और जब उसने अपना चश्मा खोजा उसे याद आया कि चश्मा तो सिंह फैमिली में है। वो बिना चश्मे के ज्यादा देर तक ऐसे काम नहीं कर सकती थी। वो रूम से बाहर निकल कर आई। उसने देखा नितिन पेट पूजा कर रहा था। वो बोली, तुम ऑफिस नहीं गए? तुम्हारे बॉस ने क्या कहा था? नितिन, जिसने मुंह में परांठा ठूस रखा था, वो बड़ी मुश्किल से उसे खाकर बोला, और मैडम वो तो पता नहीं अकेले ही कहाँ चले गए। हमको तो ले जाना ही भूल गए और वो ऑफिस ही नहीं गए तो ऑफिस में जाकर हम क्या करेंगे? इसलिए हम उनका यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वरना वो हमें हमेशा साथ लेकर जाते हैं। लगता है जब से हम गायब हुए थे तब से उनको हमारी जरूरत ही नहीं है। अभी ने कुछ नहीं कहा। वो किचन में चली गई और रेफ्रिजरेटर से एक आइस क्यूब निकाला और अपनी आंखों की मसाज करने लगी। जब उसे अच्छा फील हुआ वो बाहर आ गई। नितिन अभी भी खाना खाने में बिजी था। वो बैठते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस का भाई मतलब ट्विन ब्रदर अहम की डेथ कब हुई थी? नितिन सोचते हुए बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि किसी लड़की के चक्कर में घर वालों के साथ झगड़ा कर लिया था और फिर खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर वालों ने भी नाराजगी के कारण उसके बारे में पता लगाने की जहमत नहीं उठाई। पर आपको अचानक से क्यों जानना है? और आप क्यों कह रही हैं कि वो मर चुका है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, पर उसके घर वालों के लिए रेस्ट इन पीस जरूर हो गया है। अभी मन में बोली, इसका मतलब यही है कि नितिन को पता नहीं है। क्या सच में अधिपत्य अहम हो सकता है? अगर ऐसा कुछ हुआ ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। नितिन अभी को ज्ञान देते हुए कहने लगा, ए चालाक मैडम, एक बात बताएं, हमारे जो बॉस है ना, वो एकदम भोले हैं और थोड़े से बेवकूफ भी। बाकी किसी मॉडल से कम नहीं है। देखा ही होगा ना, एकदम हीरो माफिक लगते हैं। बॉडी भी एकदम मेंटेन करके रखें, एकदम बवाल दिखते हैं। सारी लड़कियां देखकर फ्लैट हो जाती है। बस जरा सा उनमें दिमाग की कमी है। बस बिजनेस में उनका दिमाग 100% काम करता है और बाकी टाइम 0% भी काम नहीं करता है। इसलिए तो वो संतरा के जाल में फंस गए थे। बाकी बॉस दिल के बहुत अच्छे हैं। अभी उसे घूरने लगी और बोली, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? और तुम्हारा बॉस ना थोड़ा सा बेवकूफ नहीं है, पूरा का पूरा खाली डिब्बा है। जब देखो तब बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि वो 30 साल का है, लेकिन उसकी हरकतें 30 साल का कम 3 साल के बच्चे जैसा लगता है। जहाँ जाओ वहाँ पीछे पीछे टपक जाता है। नितिन ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, ऐसा क्या? मुझे तो अपने बॉस के इस साइड के बारे में पता ही नहीं था। अगर वो आपके पीछे पीछे कहीं भी टपक जाते हैं, अंतरा के पीछे पीछे तो कभी गए नहीं। वैसे मैडम, आपका जो वो दोस्त है ना अधिपत्य, वो ना बिल्कुल हमारे बॉस की ट्विन ब्रदर की तरह दिखाई देता है। मैंने जब उसको पहली बार देखा था ना, मुझे एकदम बड़ा वहम हो गया था कि ये बॉस का भाई है अहम, पर दोनों में ना काफी डिफरेंस है। अचानक अभी के दिमाग में ख्याल आया। वो बोली, मेरी एक बात मानोगे? नितिन बोला, पहले आप बताओ,
क्या आप अपनी सहेली से हमारा टाका भिड़ाओगी? फिर हम एक क्या 100 बातें मारेंगे। ये सुनकर अभी बोली, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं। जल्दी से हाँ बोलो, नहीं तो मेरा निशाना आज तक नहीं चुका है, डायरेक्ट यमलोक की गाड़ी में बिठा दूंगी। नितिन जल्दी से बोला, जल्दी बताइए क्या करना है, हमको यमलोक जाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो आपकी सहेली से दिल की बात भी नहीं की। फिर उसने उसे कुछ समझाया। नितिन उसे हैरान होकर देखने लगा। वो बोला, आप करना क्या चाहती हो? हे भगवान, अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ? अभी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। समझ में आई बात? नितिन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मन में सोचने लगा, अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि अधिपत्य बॉस के भाई की तरह दिखाई देता है। मैडम अब पता लगाने पर ही उतर आई। जरूरी तो नहीं है कि वो अहम कुणाल सिंह ही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? इनका काम करने के अलावा दोनों मियाँ बीवी एक से बढ़कर एक है। बॉस ऑफिस में हमारी क्लास लगाते, ये हमारी यहीं पर क्लास ले रही है। एक बार बस हमारी शादी हो जाए, हम किसी को दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे, फिर हमें खोजते रहना। कुछ देर बाद जब अधिपत्य आया, नितिन और रवि उसे घूर कर देखने लगे। दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अधिपत्य उन्हें ऐसे देखकर मन में बोला, इन्हें क्या हो गया? और मेरी शक्ल में कुछ लगा है क्या जो ऐसे घूर कर देख रहा है? या फिर आज मैं काफी अजीब दिखाई दे रहा हूँ? वो बोला, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे मैं कोई क्राइम करके आ रहा हूँ? ये सुनकर नितिन बोला, झूठे कहीं के? ये सुनकर अधिपत्य चौंक गया और वो बोला, तुम किस बेसिस पर मुझे झूठा करार दे रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोला है? नितिन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने क्या झूठ कहा है? तुमने मैडम को, हम सबको अंधेरे में रखा। तुम क्या खुद को बहुत चालाक समझते हो? हमें पता नहीं चलेगा कि तुम अधिपत्य नहीं हो। तुमने मैडम से झूठ बोला। ये सुनकर अधिपत्य को एक झटका सा लगा। वो मन में बोला, हैं? ओ गॉड, इन्हें पता कैसे चल गया? अगर चीफ को पता चल गया मतलब मेरा मरना तय है। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। क्या करूं? क्या करूं? वो अनजान बनते हुए बोला, अब क्या मतलब? क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो? अभी बोली, कोई बकवास नहीं कर रहे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? 4 साल से तुम हमें धोखा दे रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं लगवाया होता तब तो पता ही नहीं चलता कि तुम अर्थ कुणाल सिंह के ट्विन ब्रदर हो। तुम्हें अपने भाई पर भी तरस नहीं आया, उसे भी बिल्कुल पता लगने नहीं दिया ना, जैसे हमें अपनी सच्चाई पता लगने नहीं दी। ये सब सुनकर अधिपत्य के पास कोई चारा नहीं था खुद को सरेंडर करने के अलावा। उसे अच्छे से पता था कि अभी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, और वो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं कह रही थी। अगर वो कह रही थी इसका मतलब उसके पास उसके अहम कुणाल सिंह होने का कोई ना कोई सबूत जरूर था। वो जल्दी से बोला, चीफ प्लीज, भाई को मत बताना प्लीज। जब नितिन और अवि ने इतनी जल्दी से अधिपत्य को सरेंडर करते देखा, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नितिन मन में बोला, मैडम ने तो बस ऐसे ही एक्टिंग करने के लिए कहा था, ये तो सच में बॉस का ट्विन ब्रदर निकला। ये क्या हो गया? ये तो वही बात हो गई कि गंगाधर ही शक्तिमान है, अब अधिपत्य ही अहम है। अवि उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे भाई को मैं बताकर रहूंगी। हाउ डेयर यू! तभी मैं सोचूं तुम्हें सिंह फैमिली के बारे में इतना सब कैसे पता। जब भी पूछती थी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे सवाल खत्म कर देते थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे भाई से मिलती है। मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता लगा लेना चाहिए था। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे? अधिपत्य जल्दी से बोला, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ कोई गेम नहीं खेल रहा था। मुझे बस शेल्टर चाहिए था, और वैसे भी मैं वापस घर नहीं लौट सकता था, और मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऊपर से उस एक्सीडेंट से बहुत मुश्किल से बचा था। प्लीज भाई को मत बताना, वो बहुत नाराज होंगे। ये सुनकर अभी बोली, तुम्हारा भाई क्यों नाराज होगा? वो तो जब देखो तब तुम्हारा नाम जपता रहता है, फिर क्यों होगा? और मुझे ये जानना है कि तुम उस बेवड़ी आव्या मल्होत्रा के चक्कर में कैसे पड़ गए थे? ये सुनकर अधिपत्य इधर उधर देखने लगा। नितिन बोला, दोनों भाई के दिमाग के स्क्रू कहीं गिर गए हैं। एक अंतरा खन्ना के चक्कर में पड़ गया, दूसरा आव्या मल्होत्रा के। दोनों के दोनों एक ही खेत की मूली है। अरे सॉरी, दोनों तो भाई है, जाहिर सी बात है एक ही खेत की मूली होंगे। अब तुम हमको बताओ बाबू, हम तुमको क्या सजा दे? इतने दिनों से छुप कर बैठे हुए थे, तुमको अपने घर परिवार का ख्याल नहीं है? तभी अर्थ अंदर आकर बोला, किसको अपने घर परिवार का ख्याल नहीं है? ये सुनकर अधिपत्य की सांस ही अटक गई। नितिन कुछ कहने वाला था कि अधिपत्य जल्दी से बोला, अब ये लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे अपने परिवार वालों से मिलने चले जाना चाहिए। मुझे आपका पीए डांट रहा था कि मुझे अपने परिवार का ख्याल ही नहीं है। वो जबरदस्ती स्माइल करने लगा। अर्थ बोला, इसमें गलत क्या कह रहा है? तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहिए। अब तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाला होगा, जो ऐसे उनकी खबर लेने भी नहीं जा रहे हो। अब अधिपत्य उससे क्या कहता, वो चुपचाप सिर नीचे करके सुनने लगा। अर्थ बोला, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज फैमिली हमेशा साथ खड़ी होती है, चाहे वो हमसे नाराज ही क्यों ना हो। नितिन झट से बोला, बॉस की फैमिली को ही देख लो, बॉस ने कितनी बड़ी गलती कर ली, वो नाराज हुए पर साथ नहीं छोड़ा। अर्थ ने उसे आंखें दिखाई। नितिन दांत दिखाते हुए बोला, एग्जाम्पल दे रहे थे,
आप एकदम सही उदाहरण हो ना। अर्थ ने उसे घूर कर देखा। वो अभी के कमरे में चला गया। अभी भी उसके पीछे चली गई और बोली, तुम कहाँ गए थे? अर्थ, जिसने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल रखे थे, उसने अभी को मुड़कर देखा। उसको देखकर लग रहा था कि वो इस सवाल का जवाब लेकर ही रहेगी। आज अभी पूरे बीवी वाले अवतार में थी। अर्थ ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, फ्रेंड से मिलने गया था। तुम्हें क्या हो गया आज ऐसे बीवियों वाले अवतार में? अभी बोली, तुम्हें जो समझना है समझो। अर्थ ने अपना शर्ट निकाला और बेड पर फेंक दिया और अभी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अभी 2 कदम पीछे हट गई। वो बोली, व्हाट आर यू डूइंग? अर्थ ने उसे देखा। वो बोला, चलो मुझे नहाने में कंपनी देना। अभी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। वो बोली, नीचे उतारो मुझे, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिसे किसी की कंपनी चाहिए। नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें बाथटब में डुबाकर मार डालूंगी। अर्थ पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उसे बाथरूम के अंदर ले गया। अर्थ चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसके माथे पर सूजन आ गई थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और अपना सिर नीचे झुका रखा था। अभी उसके सामने खड़ी होकर उसे शिद्दत से घूरे जा रही थी। उसने अपने हाथ में फर्स्ट एड किट का बॉक्स पकड़ रखा था। वो फर्स्ट एड किट बॉक्स को बेड पर रखते हुए बोली, अब अपना चेहरा ऊपर करो। अर्थ ने अपना चेहरा नहीं उठाया। वो अपनी कड़क आवाज में बोली, उठा रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही नई नवेली दुल्हन की तरह सिर झुकाकर बैठे रहना है? ये सुनकर अर्थ ने जल्दी से अपना फेस ऊपर किया। उसने छोटे से बच्चे की तरह अपना मुंह बना रखा था। वो बोली, अपना हाथ हटाओ। अर्थ ने अपने गाल से हाथ हटाया। अर्थ के गाल पर दांतों से काटने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अभी ने फर्स्ट एड किट बॉक्स खोला और कॉटन लिया और ऑइंटमेंट अर्थ के माथे पर जहां सूजन आ गई थी वहां लगाने लगी। अर्थ उससे बोला, तुम बहुत बुरी हो, तुम बस मारती पीटती रहती हो। अभी उसके गाल पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, अच्छा, जैसे तुम तो बहुत भोले हो और शरीफ हो, है ना? मुझे जबरदस्ती बाथरूम में कौन लेकर गया था? तुम लेकर गए थे। तुमने मेरी बात मानी। अगर मान ली होती ना, ये सब नहीं होता। अनरोमांटिक बीवी। अर्थ धीरे से बुदबुदाया। वो बोली, क्या कहा तुमने? अर्थ बोला, अब कुछ भी नहीं। अभी बोली, सीधे तरीके से बताओ क्या कहा, नहीं तो दोबारा पीट दूंगी। नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगी? नहीं बताऊंगा। और मैं तुमसे नहीं डरता, अंडरस्टैंड? तुम्हें ना मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे दो। अर्थ अकड़ कर बोला। अर्थ अभी के हाथ से कॉटन लेने की कोशिश करने लगा। अभी उसे आंखें दिखाकर बोली, शराफत से चुपचाप बैठो वरना तुम्हारे दूसरे गाल पर मेरे नाखून छप जाएंगे। सीधे बैठो। अभी ने उसे डरा कर चुपचाप बिठाया। फिर उसके गाल पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसकी नजर उसके कंधे पर गई। अर्थ अभी भी शर्टलेस था। अर्थ के कंधे पर भी दांत से काटने के निशान थे। अभी उस पर भी ऑइंटमेंट लगाने लगी। अर्थ ने अपने दोनों हाथों से अभी के कमर को पकड़ लिया। अभी ने कॉटन को उसके निशान पर जोर से प्रेस कर दिया। अर्थ की दर्द से आह निकल गई। वो बोला, क्या कर रही हो? तुम्हें अब मेरी केयर करनी भी नहीं आती। अभी उसे आंखें तरेर कर देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? अर्थ जानते हुए भी ना जानने का दिखावा करते हुए बोला, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? चुपचाप तो बैठा हूँ। तुमने ही तो कहा चुपचाप बैठो। वो जानबूझकर उसकी कमर पर उंगलियां चलाने लगा। अभी ने उसकी हरकत को इग्नोर किया। अर्थ के हाथ अभी के टी शर्ट के अंदर बढ़ने लगे और पीठ की तरफ अर्थ अपनी उंगलियां चलाने लगा। वो ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाई और ऑइंटमेंट लगाना छोड़कर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बाहर निकालते हुए बोली, इतनी जल्दी भूल गए क्या? तुम्हें फिर से पिटना है? बाथरूम में क्या हुआ था? इतनी जल्दी भूल गए? अपने हाथ कंट्रोल में रखो, समझे? इतना कहने के बाद अभी ने अर्थ के हाथ को छोड़ दिया। अर्थ ये सुनकर फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक, बाथरूम का सीन। अर्थ अभी को उसकी धमकी देने के बावजूद भी अंदर ले गया था और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। उसने एक हाथ से उसको पकड़ रखा था। दोनों के ऊपर पानी गिरने लगा। अभी उससे दूर होने की पूरी कोशिश कर रही थी पर अर्थ की पकड़ बहुत मजबूत थी। अर्थ को अच्छे से पता था अगर अभी छूट गई तो उसकी पिटाई पक्की है, इसलिए वो उसे छूटने का मौका ही नहीं दे रहा था। दोनों शावर के नीचे भीग रहे थे। अभी बोली, तुम्हें नहाना है तो नहाओ, मुझे क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया ना, यहीं पर तुम्हारी पिटाई कर दूंगी मैं। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? अर्थ मुझे छोड़ो। वो उसे धक्का देने लगी पर अर्थ तो उसमें ही गुम हो गया था। अभी का गुस्से में चेहरा लाल पीला हुए जा रहा था और पानी में भीगने की वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अर्थ ने शावर बंद कर दिया। भीगने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। अर्थ अपने दूसरे हाथ से उसके भीगे बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा। पानी में भीगने के कारण अभी की टी शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी। पानी में भीगी हुई अभी अर्थ को मदहोश कर रही थी। वो अर्थ को ऐसे देखकर बोली, तुम क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? अभी ने अर्थ की नजरों का पीछा किया और खुद को देखा। अभी ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी थी जो भीगने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गया था और अंदर का सब विजिबल हो रहा था। वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और अपने दांत पीसते हुए बोली, यू लिटिल ब्रैट। वो उसकी आंखें अपने हाथ से बंद करते हुए बोली, एक नंबर के कमीने हो तुम, बंद करो अपनी आंखें। अर्थ ने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाया और अपना दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे ले गया और अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाया। अभी चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
अर्थ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो आगे भी उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सब उसके मुंह में ही रह गए। अभी उसके कंधे पर हाथ मारने लगी, पर अर्थ को उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो उसके होठों के साथ खेलने में बिजी था। अर्थ ने उसे पकड़े हुए ही घुमाते हुए ग्लास वॉल से सटा दिया और अपनी पूरी बॉडी का वेट उसके ऊपर डाल दिया। अभी ने अब भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। अर्थ ने उसके बालों से अपनी उंगलियां निकाली और अब उसका हाथ उसके गर्दन से फिसलते हुए पीठ से होते हुए कमर पर आ गया। अभी जो उसे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अचानक से उसके दिमाग में क्लिक हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी टी शर्ट ऊपर की तरफ सरक रही है। उसे अच्छे से समझ आ रहा था अर्थ क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब वो छूटने के लिए और ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। अभी ने उसे मारना छोड़कर उसके हाथ को पकड़ लिया, जिससे उसने उसके टी शर्ट को पकड़ रखा था। उसकी सांसें भी उखड़ रही थी, पर अर्थ उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसके हाथ पकड़ लेने की वजह से अर्थ हल्का सा उसके होठों को बाइट करते हुए अलग हुआ। अभी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब शर्म से लाल हुआ था या फिर गुस्से से लाल, ये सिर्फ वही जानती थी। वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। अर्थ ने दूसरे हाथ से जो उसकी कमर पर था उसे छोड़ दिया और उसकी टी शर्ट उतारने के लिए टी शर्ट को पकड़ा ही था कि वो गुस्से में बोली, डोंट डू दिस, वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अर्थ ने उसे कसकर पकड़कर खुद से चिपका लिया और उसको दोबारा किस करना चाहा, पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अर्थ ने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और किस करने की कोशिश करने लगा, पर वो इसे किस करने नहीं दे रही थी। उसने गुस्से में अर्थ के गाल को जोर से काटा। अर्थ एकदम से दर्द से तड़प गया था और उसके चेहरे से अपने चेहरे को दूर कर लिया। वो बोला, आव्या, तुम मुझे जबरदस्ती करने के लिए उकसा रही हो। अभी ने उसके कंधे पर जोर से काट लिया। अर्थ के मुंह से आह निकल गई। आह! वो उससे दूर हो गया। अभी उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के लिए उकसा नहीं रही हूँ, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। फिर क्या था, अभी ने भी हैंड हेल्ड शावर से अर्थ के माथे पर मार दिया, जिसके कारण दर्द से अर्थ ने अपना माथा पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, आर यू क्रेजी? वो करहाने लगा। वो उसे घूरते हुए बोली, बाहर निकलो, गेट आउट, इससे पहले सिर ही ना फोड़ दूं। उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अर्थ बेचारा सा मुंह लेकर बाहर आ गया और कपड़े चेंज करके शर्टलेस मुंह फुलाकर बेड में बैठ गया था। अभी कपड़े चेंज करके बाहर आई तो अर्थ ने अपना गाल पकड़ रखा था और सिर नीचे कर रखा था। अर्थ याद करके धीरे से बोला, तुम्हें तो बिल्कुल भी प्यार करना नहीं आता, अनरोमांटिक बीवी। अभी ने उसका कहना सुन लिया। वो बोली, इडियट। वो फर्स्ट एड किट बॉक्स लेकर चली गई और ड्रॉअर में रख दिया। अर्थ खुद में ही बड़बड़ाने लगा, तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो, तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। मैं नाराज हूँ, मुझे मना लो। अगर मैं नाराज हो गया ना और किसी और के पास चला गया ना, बहुत पछताओगी। अभी ने जब ये सुना, उसने उसको देखा। वो बोली, एक बार फिर से कहना, क्या कहा? किसी और के पास चले जाओगे? जाकर तो बताओ, तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, फिर जाना, तुमको जिंदा दफना दूंगी। अर्थ ये सुनकर मुंह खोलकर उसे देखने लगा और मन में बोला, सुन लिया, मैं तो खुद से बोल रहा था, क्या मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया? उसने उसका एक टी शर्ट कबोर्ड से निकाला और उसके मुंह पर फेंक कर बोली, पहले इसे पहनो। अर्थ ने टी शर्ट अपनी मुंह पर से हटाया और बेड से उतरकर जल्दी से पहन लिया। अभी ने उसके मूड की ऐसी की तैसी करके रख दी थी। उसका मिजाज उखड़ गया था। वो चुपचाप ही टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला गया। जब वो बाहर आया तो अधिपत्य और नितिन उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अर्थ का दिमाग पहले ही खराब था, ऊपर से नितिन और अधिपत्य उसे ऐसे देख रहे थे। वो अपना सारा गुस्सा उन पर उतारते हुए बोला, क्या देख रहे हो? मेरी शक्ल पर क्या कोई फिल्म दिखाई दे रही है जो ऐसे घूरे जा रहे हो? चुपचाप अपना काम करो। और तुम नितिन, अभी तक यहीं पर हो, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? यहीं पर घर बसाने का इरादा है? नितिन फटाक से बोला, घर बसाने का तो यहीं पर इरादा है, लेकिन आपके होते हुए ये मुमकिन नहीं है, आप घर ही उजाड़ दोगे। ये सुनकर अर्थ उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? नितिन मन में बोला, लगता है मैडम के साथ झगड़ा हो गया और उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। इससे पहले कि सारा लावा मुझ पर ही फोड़ दे, मैं यहाँ से भाग जाऊं, वही अच्छा है। नितिन ऐसा कहते ही वहां से भाग गया, जिसे देख अधिपत्य बोला, व्हाट हैपेंड? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अभी जो कमरे के अंदर थी उसकी आवाज सुनकर बाहर आई। अर्थ ने अधिपत्य को देखा और बोला, तुम भी अपना काम करो, ज्यादा दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अधिपत्य धीरे से बोला, भाई को क्या हो गया? ऐसे पागल जैसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने तो नॉर्मली पूछा क्या हुआ है, ये तो पूरा ज्वालामुखी बने हुए हैं। उसने भी नितिन की तरह वहां से गायब हो जाना ही सही समझा और वो भी घर से बाहर भाग गया। अभी ने अपना सिर झटका और चुपचाप किचन में चली गई। अर्थ ने उसे देखा। जब उसे देखा कि अभी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, उसे और गुस्सा आ गया और वो भी घर से बाहर निकल गया।